सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे जैसा कि लगातार आपको मैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के मॉडल पेपर्स करा रहा हूं, जहां से आपके प्रश्न परीक्षा में बनने ही बनने हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है और पूरा पेपर की तरह है, जैसे आपका पेपर है वैसे ही आपको यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर आप स्कोर कर पा रहे हैं। सब कुछ सारे प्रश्न खुद से अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है 0.027 का घनमूल होगा। तो इसका घनमूल बताना है, मतलब कि क्यूब रूट आपको बताना है, क्यूब रूट ऑफ 0.027 इसका मान निकालना है। तो ये इसका मान वह संख्या आता है जिसका 3 बार गुणा करने पे ये संख्या जो इसमें लिखी हुई है ये आ जाए। तो ऑप्शंस में देखिए किस संख्या का 3 बार गुणा करने पर उसी में ये संख्या प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे 0.3 का अगर 3 बार हम गुणा करते हैं तो 27 और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न है समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। अब बोला कि समुद्र पार जो जहाज जाते हैं 100 में से लगभग 50 जहाज जो हैं वह डूब जाते हैं। तो समुद्र पार जाने वाले जहाज के डूबने की प्रायिकता, तो जहाज के डूबने की प्रायिकता P बराबर हो जाएगा अनुकूल घटनाएं। और अनुकूल घटना क्या होगी? अनुकूल घटना होगी कि जहाज जो है डूब जाए। अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं, यही होता है। अनुकूल घटनाएं क्या है? अनुकूल घटना है 50 जहाज डूब जाते हैं और कुल कितने जहाज जाते हैं? 100। तो 50 बटे 100 यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 3 2x² प्लस kx माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान होगा। अब जब बोल दिया कि 2x² प्लस kx माइनस 4 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है, इसका मतलब कि जो वेरिएबल है x उसका मान 2 रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। मूल मतलब ये होता है उसका हल मतलब कि x का वेरिएबल का वह मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो वो मान क्या है? 2 है। अब बता दिया है कि 2 रखने पे दोनों पक्ष बराबर हो जा रहा है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो 2 का मान, यहाँ x का मान 2 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन k गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0 के आना चाहिए। ठीक, अब ये हो जाएगा 8 और धन 2k माइनस 4 बराबर 0 और ये हो जाएगा 2k बराबर, यहाँ धन 4 बचेगा, बराबर के उधर भेजेंगे ऋण 4 हो जाएगा और k बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 4 बटे 2 यानी कि -2। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 है एक चतुर्भुज में होते हैं, क्या होते हैं? 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं या उपरोक्त सभी होता है। तो एक चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो उसमें 4 कोण होंगे, 4 भुजाएं भी होंगी और 4 शीर्ष वर्टेक्स भी होंगे। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेमी हो तो वर्ग की भुजा होगी। अब कोई भी एक वर्ग हो तो उस वर्ग में अगर उसकी भुजा ए होती है, भुजा ए है, तो उसमें जो विकर्ण होता है वह a√2 होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे a√2 विकर्ण की वैल्यू दी है 5√2। अब देखिए √2 बराबर के उधर भेजेंगे तो 5√2 भागा √2 हो जाएगा। √2 कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वर्ग का जो विकर्ण मिल गया वह 5√2 सेंटीमीटर
जो दिया गया था उससे हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे उम्मीद है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 6 है अति लघुत्तरीय में, अंडर रूट 4 सही 29/49 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न दिया है वह दिया है करणी में 4 सही 29/49 इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो सही के रूप में लिखा है इसको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 49 धन 29 और बटे 49। अब इसको देखिए 49 में गुणा होगा 196 आएगा, 196 में जोड़ देंगे 29 तो हो जाएगा 225। 225 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और 225 को क्या लिख सकते हैं 225 देखिए 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको 15 का स्क्वायर लिख दीजिए और ये है 7 का स्क्वायर, और ये 15/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर है करणी। ठीक, तो करणी हट जाएगी होल स्क्वायर से, 15/7 जो है वह बाहर आ जाएगा, यानी कि मान जो हो जाएगा 15/7, या सही के रूप में लिखना चाहे तो 2 सही 1/7 इसका मान लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 7 है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे हम संख्याओं को लगा लेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है 13, तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए संख्या 7 में है, सबसे पहले 13 आ रहा है, और 13 कितनी बार आ रहा है, 13 जो है वह 4 बार आ रहा है, तो 13 4 बार लिख लेंगे। फिर देखेंगे 14 जो है वह 2 बार आ रहा है, 14 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 14 लिख दीजिए। और इसके बाद 16 18 और 21, ये 3 संख्याएं बच रही हैं, 16 18 और 21। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 13 आपका 4 बार हो गया, 14 2 बार हो गया, फिर 16 और 18, ठीक 16 18 और 21 लास्ट में। देखिए कुल संख्याएं 4 और 4 8 1 9, कुल जो संख्याएं हैं वह 9 संख्याएं आपको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी, n जो हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे माध्यिका का जो सूत्र लगेगा वह क्या लगेगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n-1 बटे दोवें पद का मान, दोवें पद का मान। ठीक, तो n की वैल्यू रखिए, तो n है 9, 9-1 बटे 2 यानी कि 10/2, ये हो जाएगा पांचवें पद का मान। अब पांचवा पद आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपने क्रम से संख्याएं लिखी हैं उसी क्रम में देखिएगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी, और ये पांचवी संख्या कितनी है 14 है। 4 संख्याएं इधर छूट जाएंगी, 4 संख्याएं उधर, जो बीच की बिल्कुल बीचों बीच की संख्या हो जाएगी पांचवी, वो 14 हो जाएगी, और यही 14 जो हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेंगे आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, sin 45 इंटू cos 30 प्लस cos 45 इंटू sin 30 का मान बताइए। तो sin 45 ये कितना होता है 1/√2, sin 45 हो गया 1/√2 इंटू cos 30 है, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, प्लस cos 45 भी कितना होता है sin 45 जितना 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा तो अंश का अंश में गुणा होगा √3 हो जाएगा, √3 और हर का हर में तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1/2√2। अब देखिए हर समान है तो पूरे के बटे आ जाएगा 2√2, और ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1, यही उत्तर आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक, इसका सोल्यूशन हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है वो πr² होता है। वैल्यूज रख दीजिए, पाई जो हो जाएगा आपका
वह 22/7 हो जाएगा गुणे r², यानी कि 4 का 2 बार गुणा। अब यही गुणा कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 22 गुणे 16 और बट्टे में 7। अब 7 से काट दीजिए 16 को, तो 2 और फिर 2 बच जाएगा 2 बार, फिर 6 बच जाएगा, तो 2.8 हो जाएगा ये। तो अब इस 2.28 का गुणा कर लीजिए 22 में। यहाँ पे आप गुणा कर लेंगे 22 का 2.28 में, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा आपको वह मिल जाएगा 50.28 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया वह 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके आगे देखिए, अगला है 10 नंबर प्रश्न। यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक समलंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु के आधार का व्यास निकालिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहा है यहाँ पे, जिसकी जो ऊंचाई है वह 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई है। अब इस शंकु के आधार का व्यास आपको निकालना है। ये ध्यान रखिएगा, आधार का व्यास मतलब पहले आधार का त्रिज्या हम निकाल लेंगे, उसका दूना कर लेंगे, व्यास निकल जाएगा। देखिए इसका सलूशन देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 10 का। अब यहाँ पे हमको आधार का व्यास निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु है, तो अब इसमें मान लेते हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या, या सीधे शंकु का त्रिज्या हम मान लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या जो है वह r है, त्रिज्या r है। तो यहाँ से अब आयतन कितना होता है, आयतन अगर आप शंकु का आयतन देखें तो होता है 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक, ये होता है। अब यहाँ आयतन आपको दे रखा है 48 पाई है और 1/3 पाई r² इंटू h। h जो है वह यहाँ पे कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9। अब इसके बाद आप 3 से 9 को काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे फिर r² केवल एक तरफ रखिए, बाकी 3 पाई गुणे के रूप में उसको इधर भेज देंगे, तो 48 पाई के बटे में हो जाएगा 3 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 48 को काटेंगे, 1 और 6 16 बार में कट जाएगा, r² की वैल्यू 16 हो जाएगी, यानी कि 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा तो r बराबर 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो त्रिज्या आ गई वह 4 सेंटीमीटर आ गई। अब डायामीटर जो व्यास होता है, हमको पता है यह क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि जो शंकु है उसके आधार का व्यास कितना होगा, तो वह 8 सेंटीमीटर का होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, यदि cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान बताइए। अब cos 90 माइनस थीटा, देखिए cos 90 माइनस थीटा या 90 से कम रहेगा तो ये cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये बराबर है √3/2 के। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर हो गया √3/2। √3/2 साइन कितने अंश का मान होता है, साइन 60 का, तो √3/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 60, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का जो मान आ जाएगा वह 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना था। तो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने सभी कर लिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न यहाँ पे अति लघुत्तरीय आपने अच्छे से कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा करनी में है का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो बस आप सर्वसमीकाओं को याद करा करिए, और जो भी इंटरचेंज होते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, ये सारी चीजें मतलब जहां पे जैसा हो जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है वो सारे नियम दिमाग में रख करके क्या लगा करके
सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वही इसका मान किसी तरीके से निकालने का प्रयास करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। करनी में आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, कॉस नहीं कोसेक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है साइन का उल्टा। सर्व समीकरणाएं आपने पढ़ी हैं तो उसमें आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये कॉस का उल्टा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग इसके जगह कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए जोड़िए तो क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये इतना आ गया। अब तीन पद हैं आपस में जुड़ रहे हैं, तीन पद, और दो पद स्क्वायर के रूप में है और एक धन 2 है कांस्टेंट अलग से। देखिए तीन पद हैं और स्क्वायर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप फॉर्मूला आपको याद होगा, हर जगह ही यूज होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप याद रखिए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप याद रखिए। अब इस रूप में ये आपको मिल सकता है, कैसे देखिए, ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाई tan थीटा। ठीक, देखिए tan थीटा का गुणा हमने कर दिया है और भाग दोनों कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब आगे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो अब ये देखिए पूरा रूप आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हो गया और करनी में है, करनी की घात 2 है, तो ये करनी से बाहर आ जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये हो जाएगा। यानी कि इसका मान क्या हो गया, जिसको हमने सॉल्व किया करनी में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग जो है वह 12 है। 2 अंकों की संख्या जिसका योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योग 12 है। अब जैसे 75 हो, मैंने एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तो 7 धन 5 कितना होता है 12 होता है। तो इसी तरीके से कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसका जो योग है, अंकों का योग, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए था, लेकिन आपको समझना होता है प्रश्न को, जिसका योग जो है वह 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यदि इसी में से 36 घटा दिया जाए जो संख्या है, तो संख्या के अंकों का जो स्थान है वह बदल जा रहा है, यानी कि 57 हो जा रहा है, इस तरीके से। ठीक, तो पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, यह हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सलूशन, अब मान लेते हैं, माना संख्या के दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। ठीक है, हम अंक मान रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 एक अंक है, 5 एक अंक है, और इससे मिल करके कई संख्या 35 भी बन सकती है, 53 भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब समझिए हमने अंक मान लिए हैं। संख्या क्या होगी, संख्या देखिए 3 और 5 से मिलके नहीं बनता है,
संख्या जो बनता है वह 3 गुणे 10 धन 5 से बनता है। इस तरीके से ये 35 बनता है, इसका मान 35 आता है। इसी तरीके से x, y तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंक तो है नहीं, अंक का निरूपण तो है नहीं। तो जब संख्या इस तरीके से वेरिएबल में हमको लिखना होता है तो दहाई का अंक हमने माना है, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दीजिए और इकाई का अंक जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। हमारी संख्या कितनी हो गई? 10x प्लस वाई। ये संख्या हमने मान लिया, ये संख्या हमारी होगी जब हमने माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। हमारी संख्या इतनी हो गई। अब इसके बाद बोला कि जो संख्या है उसके जो अंक है उन अंकों का योग जो है वह 12 है, यानी कि x धन y, इसका मान कितना है? इसका मान है 12। ये आपको पहला कह रहा है प्रश्न के अनुसार। और दूसरी बात जो बता रहा है प्रश्न के अनुसार, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। ये देखिए कि संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगी? अब x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, यानी कि अब दहाई के स्थान पे y है और इकाई के स्थान पे x है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। ये हम समझ गए कि जब संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी। अब यही प्रश्न में आपसे कह रहा है कि अगर जो हमारी संख्या है 10x प्लस वाई, इसमें से 36 घटा दिया जाए, 10x प्लस वाई में से अगर 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान जो है वह बदल जा रहा है, यानी कि ये संख्या हो जा रही है। तब तो ये लिख देंगे 10y प्लस x। ये बराबर हो जा रहा है, अगर संख्या में से 36 घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा संख्या के अंकों का स्थान जो है वह बदल जाएगा। ये समझ गए आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 10y प्लस x, और x को इधर ले आएंगे तो 10x में से 1x घटेगा और यहाँ पे ये घटेगा, हो जाएगा -9y, और ये 36 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 36 प्लस में। ये आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, या सीधे यहाँ पे अभी 9 से भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको दूसरा समीकरण आप मान लीजिएगा सरलतम रूप को। अब इसके बाद पहले समीकरण को देखिए और दूसरे समीकरण को। पहला है x धन y बराबर 12 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। तो x धन y बराबर 12 को इसी में जोड़ दीजिए, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे, x 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई 0 हो जाएगा, और 4 और 12 ये हो जाएगा 16। तो 2x बराबर 16, x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 8। x बराबर 8 मिल गया तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। पहले ही समीकरण में 8 धन y, x धन y बराबर 12 था, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि अब संख्या क्या आ जाएगा? x और y का मान हमको मिल गया। x का मान जो है वह है 8, y का मान है 4। तो हमारी संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 10 गुणे 8 धन 4, यानी कि 84। संख्या क्या आ जाएगी? 84। और इसी 84 में से अगर ये देखिए आपको संख्या निकालना था, 84 आपने निकाल लिया। अब ये देखना है कि आपका सोल्यूशन सही है कि नहीं। तो 8 धन 4 दोनों समीकरण सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग जो है वह 12 आना चाहिए, और इसमें से 36 अगर घटा दें जो संख्याएं हैं वह पलट जानी चाहिए। तो वही हो रहा है, देखिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, बस आप एक बार अगर यहाँ पे कर लिया है मेरे द्वारा आपने, तो आप आगे भी कर लोगे, कुछ भी बस अंक बदल जाएंगे, कोई नहीं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अब ये समझिए कि थोड़ा सा आप सोचिए कि हमको क्या करना है।
जैसे अभी 128 संख्या दी हो और पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या आप ज्ञात करो जिससे भाग देने पे जो संख्या हो वह हमारी पूर्ण घन बन जाए। तो छोटी से छोटी संख्या अभी 2 से भाग कर देंगे तो 64 बन जाएगा, और 64 क्या होता है? पूर्ण घन होता है। 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये होता है 64 4 का क्यूब होता है। तो वही बोल रहा है कि इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दिया जाए कि यह जो संख्या बचे वह पूर्ण घन बचे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से भाग दे करके हमें पूर्ण घन बनाना है। तो अब इनका हमको, इन संख्या का हमको ये देखना है कि ये पूर्ण घन कहाँ पे बनेंगी। तो ये इनका पोस्टमार्टम कैसे होता है? इनका पोस्टमार्टम होता है आप जब इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, किसी भी संख्या के बारे में जानना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड वो किससे कटेंगे, किससे नहीं कटेंगे, और कब पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, ये सारी चीजें जानने के लिए इनका अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं 8640 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए 8640 लिखेंगे, अब इसमें भाग करेंगे तो 2 से भाग जाएगा ही, 4 3 2 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 और फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 1 में नहीं भाग जा रहा है तो 2 संख्या लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे पहले, फिर देखिए 8 बार जाएगा, फिर 0, फिर देखिए 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 में जाएगा 5 बार, फिर 4, फिर 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार, और ये 7 बार, और ये 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 3 बार, और ये 5। 135 में अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बार, और फिर 5 बार, 45। अब 45 में देखिए 3 से जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर देखिए 5 में अब 5 से ही जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनका अभाज्य गुणनखंड जो आ गया 8640 का, वह देखिए कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है, 2 3 बार गुणा, 2 3 बार गुणा, 3 3 बार गुणा, 2 का 3 बार और गुणा करिए, फिर 3 का 3 बार गुणा करिए, फिर 5 का 1 बार गुणा करिए। अब अभाज्य आप याद करिए, अभाज्य गुणनखंड से जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो इस संख्या का अगर घनमूल निकालना हो, ठीक है, तो हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, उसमें से एक एक निकाल लेंगे, घनमूल मिल जाता है। अब कोई संख्या घन है या नहीं है यह देखेंगे, यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, यह देखने के लिए देखते हैं कि 3 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं। ठीक, तो 3 3 का जोड़ा अगर बन रहा होता है यहाँ पे कंप्लीट तो ये पूर्ण घन संख्या होती। यहाँ पे कमी किसकी है, यहाँ पे देखिए 5 केवल 1 आ रहा है, 2 बार और 5 आता तो इसका भी 3 का जोड़ा बन जाता, 3 संख्याओं का। लेकिन अब यही 5 अगर ना हो, यही 5 अगर ना हो तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है जिससे विभाजित करने पे ये संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए अगर ये 5 से भाग दे दें हम लोग इसमें 8640 में इसी 5 से भाग चला जाए तो ये 5 5 कट जाएगा, और वह जो संख्या मिल जाएगी हमको, यह पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 5 छोटी से छोटी संख्या है, पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, केवल 5 से आप भाग दे देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसे तो ये 27 गुणे 5 से, अगर यहाँ 27 से भी और भाग दे देंगे आप, 27 गुणे 5 इस 5 से, तो भी पूर्ण घन संख्या आपको मिलेगी। लेकिन आपसे पूछा छोटी से छोटी संख्या,
जिससे भाग देने पे पूर्ण घन बन जाए, तो वो होगा 5। ये कर लोगे आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। यदि पुत्र की दुगनी उम्र पिता के उम्र में जोड़ी जाती है तो कुल योग 56 होता है, किंतु यदि पिता की दोगुनी उम्र पुत्र के उम्र में जोड़ी जाती है तो योग 82 होता। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आयु से संबंधित आप देखिए बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं। बस आपको क्या ध्यान में रखना होता है, और इस प्रश्न में तो वो भी आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे इसमें उम्र वाले प्रश्न में कभी कहेगा 5 साल पहले की बात, फिर कहेगा 10 साल बाद की बात, लेकिन आपको सारा काम जो होता है वह वर्तमान के हिसाब से करना होता है। लास्ट में पूछता भी है कि वर्तमान समय में पिता या पुत्र की उम्र बताइए। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप काम करेंगे, जब भी समीकरण बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, अगर 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की उम्र कितनी रही होगी, और 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी, इसके अनुसार समीकरण बनाइएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत आसान कर दिया है, ये प्रश्न बहुत ही आसान हो गया है। जब बोल रहा है कि पुत्र की दोगुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है तो कुल योग 56 होता है। अब पहले हम लोग मान लेते हैं पिता और पुत्र की आयु यहाँ पे हमको निकालना है दोनों ही, तो मान लेते हैं, माना पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y, ये मान लिया। अब बोल रहा है प्रश्न में जैसा कि पुत्र की दोगुनी उम्र पिता की उम्र में जोड़ी जाती है तो योग 56 हो जाता है। पुत्र की दोगुनी उम्र यानी कि पुत्र की उम्र अगर y है तो 2 गुणे y अगर जोड़ दिया जाता है पिता के आयु में तो ये उम्र हो जाता है 56 वर्ष, 56 ईयर्स। ठीक, ये आपका हो गया पहला समीकरण। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, x + 2y बराबर 56, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा जो बोल रहा है, दूसरा केस, किंतु यदि पिता की दोगुनी उम्र पुत्र में जोड़ी जाती है तो योग 82 आ जाता है। यानी कि पिता की दोगुनी उम्र कितना होगा, 2 गुणे x और धन y, ये कितना आ रहा है, ये बोल रहा है कि ये 82 के बराबर आता है, 82 के बराबर। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए किसी एक समीकरण में 2 का गुणा कर लीजिए और घटा लीजिए। पहले समीकरण में 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x धन 4y, 56 दूनी 112। ये दूसरा समीकरण जो है हमारा वो है 2x + y बराबर 82। अब घटा लीजिए, घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 2x शून्य हो जाएगा, 4y में से y घटेगा तो 3y बच जाएगा, 3y ये हो गया। अब देखिए घटाइए तो ये 30 आ जाएगा, तो 3y बराबर 30 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30/3 यानी कि 10 वर्ष। और फिर इसी, ये पुत्र की आयु आ गई y, अब इसी को रख दीजिए आप, पिता की उम्र आ जाएगी। तो पिता की उम्र देखिए y के मान जो है पहले में रख देते हैं, तो x धन 2 गुणे 10 यानी कि 20 बराबर है 56 के। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56 - 20 यानी कि 36 वर्ष। जो पिता की उम्र आ जाएगी वह 36 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे पिता की उम्र आ गई 36 वर्ष और पुत्र की उम्र आ गई 10 वर्ष। ठीक है, तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उस हिसाब से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। समय कम रहता है, इस वजह से आप प्रैक्टिस अच्छी बनाइए। अब देखिए यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग जो है वह 182 है तो वह संख्या क्या है। अब बोल रहा है कि एक संख्या है और उसके वर्ग का योग जो है वह 182 है, तो संख्या का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए तो संख्या 16 है। माना संख्या x है और प्रश्न में कह रहा है कि वह संख्या और उस संख्या के वर्ग का योग 182 है, 182 है। तो वह संख्या ज्ञात करिए, यानी कि x² + x और 182 इधर ले आएंगे, 182 बराबर 0 है। अब हमें इसका x का मान निकालना है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम
इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड का मदद ले सकते हैं। समीकरण को इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान है 1, b का भी मान है 1 और c का जो मान है वह -182 है। अब देखिए a इंटू सी हम निकालेंगे, 1 गुणे -182 तो आ जाएगा -182। अब हमको b जो 1 है, इस 1 से हमको क्या करना है? दो संख्या ऐसी लानी है जिनका जो गुणा है, एक को हमको दो संख्याओं में बांटना है जिनका गुणा करने पे -182 आए और जोड़ने पे 1 मिल जाए। मतलब कि दो संख्याओं में तोड़ना है तो हम एक संख्या पॉजिटिव रखेंगे, एक संख्या नेगेटिव रखेंगे ताकि उन दोनों का गुणा 182 -182 के बराबर आए। तो अब -182 के बराबर लाना है दो संख्याओं को, तो देखेंगे किन दो संख्याओं का गुणा 182 के बराबर होता है। ये देखने के लिए 182 का गुणनखंड कर लीजिए तो ये 9 और 1, देखिए 7 से 91 कटेगा तो ये हो जाएगा 1 और 3 13। अब 13 अभाज्य होता है तो 13 से कटेगा, 2 गुणे 7 गुणे 13 यानी कि 14 गुणे 13, 182 पता चल गया। 14 गुणे 13 होता है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब 14 प्लस में और 13 माइनस में जोड़ेंगे तो एक प्लस में आ जाएगा, गुणा करेंगे तो -182 आ जाएगा। तो यहाँ से अब जो हमारा समीकरण था इसको हम क्या लिखेंगे, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक, इसका ये हो गया। अब x कॉमन ले लीजिए तो x धन 14 बच जाएगा और -13 कॉमन ले लेंगे तो x धन 14 यहाँ भी बच जाएगा बराबर 0 और x धन 14 पूरा कॉमन आ गया और यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है -13 और बराबर 0। अब देखिए x प्लस 14 बराबर के उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, x -13 बराबर 0 बटे x धन 14, तो ये भी 0 हो जाएगा यानी कि x का मान आ जाएगा 13। ये x का एक मान आ जाएगा और x का दूसरा मान निकालेंगे तो x बराबर -14। जब x -13 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x धन 14 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर -14। तो x का ये दो मान आ गया। हम यहाँ पे देखिए मान तो दोनों ही सही होंगे लेकिन पॉजिटिव मान को रख लेंगे। संख्या का योग और संख्या के वर्ग का योग 13 धन 13 का स्क्वायर 169, ये जोड़ेंगे तो कितना आता है 182, 182। तो यही हमारा हो जाएगा। हम 13 को सही मान लेंगे, एक मान हमको देना था 13 दे देंगे, हमारी जो संख्या होगी वह 13 होगी। अब इसके बाद अगला देखिए संख्या 17 है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं ₹30 प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च होंगे? 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है, ठीक है, और बता दिया है कि ₹30 प्रति घन मीटर खर्च आएगा। तो कुल कितना खर्च आएगा इस कुएं को खोदने में? ये देखिए उसी तरीके का प्रश्न है जैसे आपसे कहा जाए कि एक किताब आपको 10 रुपए की मिलती है तो बताइए 15 किताब कितने रुपए की मिलेगी। ठीक है, तो जब एक किताब का दर दे दिया गया और 15 किताबों का मूल्य पूछ रहा है तो आप निकाल लेते हैं आसानी से गुणा करके। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब बात हो रही है आयतन में। आपको थोड़ा सा इमेजिन यहाँ पे करना है, थोड़ा सा आपका जो बेलन का नॉलेज है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है, आयतन निकालना पड़ेगा और उस आयतन को फिर जो दर दिया गया है वो भी आयतन के हिसाब से दिया गया है, आप निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले आप देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि एक 3 मीटर व्यास का, इसका जो व्यास है वह 3 मीटर रखना है इस कुएं का। कुआं किसका? कुएं का मुंह कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और इस कुएं को आपको कितना गहरा खोदना है? इस कुएं को आपको खोदना है 14 मीटर गहरा। कुएं को 14 मीटर गहरा खोदना है। अब यहाँ पे तो आपका R कितना हो जाएगा? R आपका हो जाएगा 3/2 मीटर
और ऊंचाई, अब ये बेलन का रूप ले लेगा। कुआं आपका क्या होता है, बेलनाकार होता है, तो ये कुआं आपका बेलन का रूप ले लेगा। ये 14 मीटर दिया होगा आपको जी, 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है। तो अब सबसे पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि इस कुएं को खोदने का खर्च जो है वह आयतन के हिसाब से होगा। तो इस बेलन का हमको आयतन ज्ञात होना चाहिए। तो बेलन का जो आयतन होता है वह पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है हमारा 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 गुणे 3/2, और एच जो है हमारा वह है 14। अब 7 से 14 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 से फिर ये 22 को काटेंगे तो 11, और फिर 11 का गुणा होगा 3 में 33 और 33 का गुणा होगा 3 में, तो आ जाएगा 99 घन मीटर। ये घन मीटर में आ जाएगा। अब खर्च अगर हम निकालते हैं तो खर्च जो आता है इस तरीके से, तो आयतन गुणे दर हो जाएगा। खर्च जो आ जाएगा वह आयतन गुणे दर हो जाएगा। आयतन कितना है 99 और दर कितना है, दर दिया गया है आपको 30 रुपए प्रति घन मीटर। तो गुणा कर लीजिए। अब 3 का गुणा 99 में करेंगे तो ये 7 और 2 29 और ये 0, 2970 रुपए, इतने रुपए का खर्च आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 18। चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डीई वृत्त पर 2 बिंदु हैं। कोण बीईसी एवं कोण बीडीसी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न में कहा है कि ए बी सी, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये ए बी को मिला दीजिए और फिर बी से सी को मिलाइए, फिर सी से ए बिंदु को मिलाइए, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिख गया होगा, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होते हैं वह 60 अंश के होते हैं, तो इसको 60 अंश लिख लीजिए। ये पूरा जो कोण है वह 60 अंश का हो जाएगा और ये जो कोण है वह 60 अंश का हो जाएगा। अब आपसे कह क्या रहा है, डी और ई 2 बिंदु हैं वृत्त पे, आपको कोण बीईसी इस कोण का मान निकालना है और कोण बीडीसी इस कोण का मान निकालना है। तो ये देखिए, अब पहले तो आप देखिए ये जो बीसी जीवा है, इसी जीवा के द्वारा सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये तीनों कोणों को आप दिखा दीजिएगा 60-60 अंश के हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक ही वृत्तखंड में बने जो कोण होते हैं, वृत्त में एक ही जीवा के द्वारा एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो ये जो बीसी जीवा है इसी के द्वारा देखिए डी बिंदु पे कोण बन रहा है और इसी के द्वारा ए बिंदु पे कोण बन रहा है। तो कोण ए बराबर जो हो जाएगा वह कोण डी के हो जाएगा, यानी कोण डी का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, यानी कि यह भी कोण कितना हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा। यहां से ये कोण आप निकाल लेंगे, इसका मान निकालना था आपको और इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए चतुर्भुज, अब आप देखिए एक चतुर्भुज कौन सा, ए बी ई सी में, ये आप चतुर्भुज देखिए, ये तीनों जो हैं, ये चारों बिंदु जो हैं ए बी ई सी, ये किस पे हैं, ये वृत्त पे स्थित बिंदु हैं। तो ये चतुर्भुज कैसा होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग जो होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि कोण ए धन कोण ई बराबर होगा 180 अंश, यानी कि 60 धन कोण ई बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ये कोण ई कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 120 अंश, इसका मान आ जाएगा 120 अंश। तो इस तरीके से इन दोनों कोणों का मान निकाल लोगे। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा आपका हमने जो आपका मॉडल पेपर 4 था सॉल्व कर लिया और आज का जो आपका पेपर आया है सेकंड सेमेस्टर का, आज आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है
वह देखिए आसान पेपर आया। तो उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपका भी जो पेपर आए वह आसान आए, लेकिन पूरा प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आप तैयारी करके जाए। अब देखिए इस मॉडल पेपर को आप शेयर कर दीजिए, जो आपके खास मित्र हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कितने अंक आपके आ रहे हैं वह कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बगल में बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिएगा। और सभी विषयों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। नीचे ऐप का भी लिंक है, ऐप को भी डाउनलोड करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।